द श्रेष्ठ भारत शो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलविश। इस शो में आप रोज देखेंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो श्रेष्ठ भारत प्लेटफॉर्म पर तेज रफ्तार से शुरू करते हैं द श्रेष्ठ भारत शो। किसान आंदोलन ने एक बार फिर तेजी पकड़ ली है। हरियाणा और पंजाब से किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें हरियाणा में ही रोकने की कोशिश हो रही है। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच जमकर झड़प हुई। किसानों ने पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए तो पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। काफी देर तक शंभू बॉर्डर पर अफरा तफरी का माहौल रहा। इस पूरे संघर्ष में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। किसान आंदोलन का असर दिल्ली एनसीआर में भी पड़ा। दिल्ली से लगने वाले बॉर्डरों पर लंबा जाम लग गया। लोग कई घंटे तक जाम में फंसे रहे और इसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानी भी हुई। सरकार और किसानों के बीच बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से किसान नेता आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि किसानों की मांगों पर गौर किया जा रहा है और जल्द ही इस पर चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री 2 दिन की यूएई यात्रा पर गए हैं। वो 14 फरवरी को यूएई में एक भव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। साल 2015 में इस मंदिर को बनाना शुरू किया गया था। करीब 9 साल बाद ये पूरा हुआ है। 27 एकड़ में बना ये मंदिर बेहद भव्य है और इसे यूएई के अबू धाबी में बनाया गया है। मंदिर उद्घाटन के साथ ही पीएम मोदी की मुलाकात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ होगी। बिन जायद और पीएम मोदी के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। जनवरी में ही बिन जायद गुजरात के वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। भारत और यूएई के बीच करीब 80 अरब डॉलर का कारोबार है, जिसको 2030 तक 100 अरब डॉलर करने का लक्ष्य है। लेकिन जानकार मानते हैं कि भारत और यूएई से लक्ष्य 2030 से बहुत पहले पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी दुबई में हो रही वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में भी गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल होंगे और वहां उनका भी संबोधन होगा। यूएई का मंदिर पूरे अरब में पहला हिंदू मंदिर है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ कांग्रेस के पूर्व एमएलसी अमर राजुलकर ने भी बीजेपी की ही सदस्यता ले ली है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अशोक चव्हाण को राज्यसभा भेज सकती है। बताया जा रहा है कि वे जल्द ही राज्यसभा के लिए नामांकन भी कर सकते हैं। उधर शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चव्हाण को राज्यसभा भेजते हैं तो ये कारगिल के शहीद सैनिकों का अपमान होगा। दरअसल 2010 में कारगिल शहीदों के लिए मुंबई में आदर्श हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई थी। उस समय चव्हाण महाराष्ट्र के सीएम थे। तब भाजपा ने चव्हाण पर इस सोसाइटी में अपने रिश्तेदारों को घर बांटने का आरोप लगाया था। चव्हाण को तब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अशोक चव्हाण दिसंबर 2008 से नवंबर 2010 तक 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। दिसंबर 2008 में मुंबई आतंकी हमले के बाद जब 2 बार के सीएम विलासराव देशमुख को पद से हटाया गया, तब चव्हाण को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद 2009 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने उन्हें दोबारा सीएम बनाया था। 2010 में कारगिल शहीदों के परिजनों के लिए मुंबई में बनाई गई इमारत आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में चव्हाण के रिश्तेदारों को घर देने का आरोप लगा था। इससे आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला नाम दिया गया। इस घोटाले के सामने आने के बाद अशोक चव्हाण को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक और इतिहास रच दिया है। रिलायंस 20 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप पार करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। शेयर मार्केट में गिरावट है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में लगातार उछाल जारी है। मंगलवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर बीएसई पर अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर 2,958 रुपए तक पहुंच गया। आरआईएल में तेजी के चलते कंपनी का मार्केट कैप बढ़ा है। पिछले 2 हफ्ते के दौरान ही कंपनी के स्टॉक की मार्केट कैप लगभग 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्क्वाट ने 19 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा 29 जनवरी को ही छुआ था। साल 2024 में रिलायंस को लेकर निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखता जा रहा है। इन चंद दिनों में ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर लगभग 14% ऊपर चले गए हैं।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में पिछले एक साल से ही तेजी का रुख है। कंपनी के शानदार प्रदर्शन के चलते पिछले 12 महीनों में शेयर लगभग 40% ऊपर गए हैं। इसमें अच्छा खासा योगदान RIL की सब्सिडरी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी है। जियो का मार्केट कैप इस दौरान 1.70 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 20 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा छूकर एक बार फिर भारतीय मार्केट में अपना दबदबा साबित कर दिया है। पाकिस्तान में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसको लेकर अब तक स्थिति साफ नहीं हुई है। प्रधानमंत्री पद के लिए गठजोड़ और बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। नवाज शरीफ की बेटी और PMLN की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने उन निर्दलीय सांसदों से मुलाकात की है जो चुनाव के बाद पार्टी में शामिल हुए हैं। मरियम ने सांसदों से कहा, आपका फैसला पाकिस्तान की मुश्किलों को सुलझाने में बहुत मदद करेगा। उधर इमरान की पार्टी PTI के 2 नेताओं रऊफ हसन और वकील उमैर नियाजी ने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से मुलाकात की। उन्होंने प्रेसिडेंट अलवी को चुनाव में हुई धांधली के बारे में बताया। अलवी को इमरान ने ही प्रेसिडेंट बनाया था, दोनों की काफी करीबी दोस्ती है। नवाज शरीफ की पार्टी PMLN के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे बिलावल से मुलाकात की। इसके बाद PPP ने कहा कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के बाद कोई फैसला होगा। पाकिस्तान से एक और ताज़ा अपडेट ये है कि इमरान खान की पार्टी PTI के समर्थन से जीते निर्दलीय पाला बदलकर नवाज के साथ जाने लगे हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं। इनमें से 265 सीटों पर चुनाव हुए, एक सीट पर चुनाव टाल दिया गया, जबकि एक सीट NA 88 के नतीजों को खारिज किया गया। यहाँ 15 फरवरी को फिर से वोटिंग होगी, बाकी 70 सीटें रिजर्व हैं। द श्रेष्ठ भारत शो में ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।